बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 17 जो इस पुस्तक का आखिरी पाठ है वो पढ़ाने चल रही हूँ, पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। तो सांस सांस में बांस, यानी बांस जो पेड़ होता है उसकी महत्ता का पर प्रकाश डालते हुए यहाँ पर इस पाठ में बांस की उपयोगिता को बताया गया है कि बांस का झुरमुट, जिसे बिल्कुल बेकार निरर्थक समझा जाता था या बहुत आवश्यक पेड़ों में नहीं गिना जाता, उस बांस की उपयोगिता कितनी है कि हर जगह उसका प्रयोग होता है ईंधन के रूप में, उसके सजावट के सामान के रूप में, मकानों को बनाने की सहायता के रूप में, और तो और जन्म से लेकर शादी ब्याह मृत्यु सभी जगह कहीं न कहीं बांस की उपयोगिता दिखाई जाती है। तो इसी कारण यहाँ पर सांस सांस में बांस पाठ का नाम रखा गया कि जैसे मनुष्य के जीवन में बांस का महत्व प्रत्येक क्षण होता है, उसी की महत्ता को बताने के लिए पाठ का नाम रखा गया सांस सांस में बांस। तो बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपने घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। सूखा बांस जिसको कि बिल्कुल ही किसी उपयोगिता में नहीं लाया जा सकता, लोग उसे फाड़ कर, उसे चीर कर चूल्हे में जला करके रसोई घर के मतलब ईंधन के रूप में जलाने के लिए उपयोग करके उसका भोजन बनाने में और अन्य कामों में उपयोगिता उसकी लेते थे। बांस का कोयला बन जाता है, बांस का अचार बन जाता है, बांस के से पालने कुर्सी टेबल डलिया टोपी तमाम सामान बनते हैं, बांस की टोकरियाँ होती हैं। और बांस मनुष्य के अंतिम जीवन के अंतिम सांसों तक, अंतिम सांस लेने के बाद भी उसकी उपयोगिता होता है कि उसी बांस के जो तख्ती होती है उस पर लेटाकर वो मरघट तक जाता है। तो बांस की उपयोगिता प्रत्येक सांस में होती है, इसी की महत्ता को यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी उपयोगिता को बताया गया है कि किस तरह से बांस हमारे जीवन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। अब मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। एक जादूगर थे, चंगकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए, पर जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। अब एक कहानी के अंश से पाठ को प्रारंभ किया जाता है कि एक जादूगर थे, चंगकी चंगलनबा, जिन्होंने जीवन भर तमाम तरह के जादू के खेल दिखाए, और जब मृत्यु पर पहुँचे तो मरने के पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र खोद कर छठे दिन आप देखेंगे तो कुछ नई चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी। तो उत्सुकता होना बिल्कुल स्वाभाविक है
कि कैसे इस जगह पर जाकर देखें कि उस कब्र को खोद कर देखा जाए कि क्या उसमें नया पता लगता है। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। अब जब छठे दिन उनके आदेशानुसार उनकी कब्र खोदी गई तो कब्र खोदने के बाद वहाँ से बांस की कुछ टोकरियाँ निकली। तो उनका कहना था कि कुछ नया मिलेगा। अब लोगों को जब बांस की टोकरियों के डिज़ाइन वहाँ मिल गए तो लोगों ने उसे देखकर उसी तरह की चीज़ बनाने की कोशिश की। कहते हैं कि जब एक चीज़ शुरुआत के दौर पे मिल जाती है तो उससे अनेक चीज़ें बनने लगती हैं। और जब बांस की टोकरी मिली तो लोगों का दिमाग चलना शुरू हुआ और फिर उसे देखकर उसे डिज़ाइन उसी तरह की चीज़ों को बनाने लगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। तो थोड़ा ये याद करने की चीज़ है, इसलिए मैं इसे लिखकर बताती चलती हूँ कि बांस भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत पाया जाता है। तो जो थोड़ा सा याद करने की चीजें हैं उसे मैं लिख देती हूँ। अब इन्होंने आगे कहा है कि इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन खूब है। तो जहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर बांस की चीज़ें बनाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब खेती बाड़ी का काम बंद हो जाता है तो ऐसे समय में ये अपने भरण पोषण के लिए बांस से बनने वाली चीज़ों को हाथ की कारीगरी से बनाते हैं और बाजार में बेचकर धनोपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं। तो सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यानी सभी समुदाय के लोग बांस के माध्यम से व्यापार करके जीवन में पैसा कमाने का साधन कर लिए हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड का जिक्र करेंगे। अन्यों की तरह हर एक नागा भी बांस की चीज़ें बनाने में उस्ताद होता है। यानी नागालैंड में रहने वाले जो लोग होते हैं वे बांस की चीज़ें बनाने में उस्ताद होते हैं। यानी उनको बहुत अच्छी तरीके से बांस की चीज़ें बनाना आता है, बहुत कुशल कारीगर होते हैं, उसके बनाने में उस्ताद होते हैं। उस्ताद होते हैं कहने का तात्पर्य यहाँ कि बहुत कुशल होते हैं।
कहा जाता है इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब से मनुष्य हाथ की चीजों को बनाना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे बनाने के लिए क्या मिलता है? हाथ, बांस की चीजें, कलात्मक चीजें यानी सजावट की चीजें जब बनाना सीखता है तो उसने बांस को सबसे पहले माध्यम बनाया और बांस से बनने वाली चीजों को ही वास्तव में अपने सुंदर हाथों से बनाकर एक नया रूप प्रदान किया। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। अब बांस की बुनाई के हिस्से की बात अगर करें तो वास्तव में माना जाता है कि जब इंसान घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करता था और भोजन को रखने का प्रश्न उठा कि जब वो भोजन इकट्ठा करता है तो वो कैसे उन चीज़ों को ले, तो इसके लोगों की समझ में ये चीज़ नहीं आई। तब उनके दिमाग में चढ़ा कि किसी तरीके से भोजन इकट्ठा करने के लिए डलिया नुमा गोल चीज बनाई जाए, पात्र, जिसमें वे भोजन इकट्ठा कर लें। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। अब लेखक का मानना ये है कि कौन ठीक कि कहाँ से ये तरकीब, ये आइडिया उनके दिमाग में आया होगा कि बांस से ऐसे सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो चिड़िया का घोंसला आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, बिल्कुल गोल कटोरे के आकार का, और इतना मजबूत, इतना ठस होता है कि चिड़िया उसमें अंडे रख करके या नन्हे बच्चों को छोड़ देती है, ना तो वो गिरते हैं और ना किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होती है। तो उनका अनुमान है कि संभवतः चिड़िया के घोंसले को देखने के बाद लोगों के मन में आया होगा कि क्यों ना इसी तरह की बांस की बुनाई करके चीज़ें बनाई जाए जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो, सामान रखने के लिए, कोई चीज़ इकट्ठी करने के लिए, बड़ी छोटी आकार के हिसाब से उसकी बहुत उपयोगिता हो सकती है, सूखी चीज़ों को रखने के लिए। तो गांव घरों में बहुत ज़्यादा प्रयोग डलिया का होता है और डलिया में ही तमाम तरह के काम को जो लोग संपन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि संभवतः ये अनुमान कहाँ से लगा होगा, चिड़िया के घोंसले को देखकर ये मन में आया होगा कि क्यों ना बांस से ऐसी ही चीज़ें बना ली जाएं जो हमारे विभिन्न चीज़ों को रखने के काम आ जाए, चाहे वो बारीक हो, मोटा हो, फल फूल हो, अनाज हो, या हम कुछ लेने जाएं तो भी हमें वो डलिया का उपयोग कर ले। तो डलिया बनाने का जो आइडिया है संभवतः इसी तरह आया होगा। बांस की बुनाई का सफर जैसे शुरू हुआ हो, चंगलनबा की कब्र या बया का घोंसला। अब इन्होंने कहा कि ये बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता कि बांस की बुनाई की जो तरकीब है वो कहाँ से सबसे पहले आई होगी। अब लोगों का मानना है कि एक जो जादूगर थे चंगलनबा, उन्होंने अपने मरने के समय ये बता दिया था लोगों से कि आज के छठे दिन जब कब्र को खोद कर देखोगे तो उसमें कुछ नया मिलेगा। और लोगों ने जब खोद कर देखा तो पाया उसमें एक टोकरी नुमा चीज़ पाई
तो लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, उसी के अनुमान से ये टोकरी बनाकर बीन करके, बांस की पत्तियों से बीन करके, जो एक नया आइडिया लोगों के दिमाग में आया है, या तो वहाँ से आया है, या तो चिड़िया का घोंसला देखकर। चिड़िया के घोंसले में देखिए, चिड़िया के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको रख कर वो घोंसला बना दे। वो एक एक तिनका लाती है और इतने करीने से उसको सजाती है कि वो एक मोटा सा कटोरी नुमा वस्तु की तरह बन जाता है, जिसमें चिड़िया और उसके अंडे, उसके बच्चे सब रह सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत आश्चर्य की चीज़ है, और लगता है कि इसे भी वास्तव में मानना चाहिए कि लोगों की सोच में बांस की उपयोगिता के बढ़ने का कारण या तो कब्र से निकली हुई चीज हो सकती है, या चिड़िया का घोंसला हो सकता है, कि चिड़िया का घोंसला देखने के बाद मन में आया हो कि बांस से भी ऐसी चीजें बन सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी सोच की बात है। लेकिन जहाँ खूब बांस होते हैं वहाँ के लोग इनकी चीजें बनाने में माहिर भी खूब होते हैं। अब इन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर बांस बहुतायत प्राप्त होते हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उसकी उपयोगिता के लिए बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं कि इस बांस का उपयोग हम किस किस चीज में कर सकते हैं। साधारण घर के प्रयोग में आने वाली चीज से लेकर बड़े बड़े बनने वाले मकानों और जीवन की अंतिम सांस तक के बिस्तर के रूप में इसकी उपयोगिता है, जिसकी कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की रही होगी कि बांस की उपयोगिता इतनी अधिक भी हो सकती है। उसे तो बिल्कुल बेकार झाड़ की तरह उगने वाला वृक्ष समझा जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लगता था कि सीढ़ी वगैरह बनाने बांस की उपयोगिता का काम करके किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोच थी। तो बांस में से वे केवल टोकरियां नहीं बनाते, बांस की खपच्चियों की ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो बांस से बनने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो मैं इसको रख करके यहाँ लिखती हूँ बांस से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। बांस से बनने वाली चीजें, तो बांस से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, टोकरी बन सकती है, टोपी बन सकती है, और बर्तन बनाए जा सकते हैं, बर्तन हो सकता है, सीढ़ी बन सकती है, कुर्सियां बनती हैं, सजावट के सामान बनते हैं, चटाई बनती है, जमीन में सोने के लिए चटाई जिसको कहते हैं, टिपाई बन सकती है, फर्नीचर और जाल बनाया जा सकता है, जाल, और मकान बनाने के लिए
बैलगाड़ियों के जो पीछे जो ठेला लगा होता है उसमें भी इसकी उपयोगिता होती है। बैलगाड़ी के पीछे की ट्रॉली के रूप में। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हो गई, अभी बहुत सारी चीजें और होंगी। यहाँ तो जितनी याद में आई वो चीजें लिख दी गई कि उनसे बन सकती हैं। तो सजावटी सामान, टोकरियाँ, टोपी, मकान में फर्नीचर, सजावट के सामान, चटाई, बहुत तरीके से बांस की उपयोगिता की जा सकती है। और तो और बांस के भीतर एक कूदा टाइप का होता है जिसको कि निकाल करके लोग मुरब्बा भी बनाते हैं, कि उसके अंदर मिठास भर की तरह होती है और उससे मुरब्बा अचार बनाए जाते हैं, जिसको कि बहुत कम लोग सुने होंगे या जानते होंगे। तो वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं बांस की उपयोगिता को भरपूर रूप में प्रयोग करते हैं। आसाम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, आपने इसको देख लिया होगा। अब जो आसाम में मछली पकड़ने का जो जाल बनाया जाता है वो जाल जो होता है बांस की टोकरी की तरह बना हुआ जो हिस्सा होता है, जो जकाई जाल जो कहते हैं जिसको, वो जकाई जाल बिल्कुल इस आकार का होता है। सकरा यहाँ से बिल्कुल सकरा होता है और इसमें बांस की पतली पतली पत्तियों से पूरा ऐसे जाला की तरह पूरा बना होता है। और जिसमें कि अगर जब आप पानी में इसको डुबोएंगे तो इसके भीतर से पानी जो रहता है वो निकल जाता है और मछली इस सकरे स्थान पर जाकर रुक जाती है। तो ये एक अलग तरीके का आसाम में मछली पकड़ने के उपयोग में आने वाला जकाई जाल है। ये आसाम की मछली पकड़ने की खासियत वाली चीज है जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है। आसाम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। ये शंकु का आकार इसी को कहते हैं, आइसक्रीम कोन की तरह बना हुआ जो ये आकार आप देख रहे हैं इसी को शंकु आकार कहते हैं। तो बांस की बिलाई वाली जो चटाई की तरह होता है उसको ऐसे ही रोल करके मोड़ करके आकार दे करके ये जकाई जो जाल है बनाया जाता है। इसके किनारे में डंडा लगा होता है जिसके माध्यम से इस जाल को वे पानी में डुबो देते हैं। तिरछा करके पानी इसके अंदर भर जाता है और कुछ देर उसी पानी में डूबे रहने के बाद जब उन्हें ये लगता है कि मछली उसमें आ गई होगी तो वो उसे हिलाते डुलाते भार के अनुमान से देखकर जब ऊपर निकालते हैं तो पानी उसके भीतर का गिर जाता है और मछली उसी में फंसी रह जाती है।
तो ये वहाँ पर आइसक्रीम कोन की तरह, शंकु आकार की तरह जो जाल होता है, इसका नाम है जकाई। तो बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिर अंडाकार होता है। ये जो मैंने बनाया है, इस शंकु का ऊपरी सिर अंडाकार होता है, इसी को कहते हैं अंडाकार। बिल्कुल गोल नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, हल्का गोलाई लिए होता है, लंबा सा, तो इसको कहते हैं अंडाकार। इसका सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। अब यहाँ पर जो खपच्ची होती है, यहाँ पर जो खपच्ची रहती है, वो बिल्कुल एक दूसरे में गुथी हुई होती है ऐसे। तो पानी छन जाता है और मछली इसमें टिक जाती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। आसाम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। तो जो चाय बागानों में टोपियां लगाकर महिलाएं दिन भर चाय की पत्तियां चुनती हैं, वो टोपियां भी बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जैसे लगता है कि डलिया को उल्टा करके रख दिया गया हो। इस आकार की टोपी होती है, जिसको कि चाय की पत्तियां चुनने वाली जो महिलाएं होती हैं वे पहनती हैं, और इससे उनको सिर में छाया भी लगती है और खेतों में काम करना बिल्कुल आसान होता है। तो इसको भी बांस की जो खपच्चियां होती हैं, खपच्चियां कहने का मतलब ये होता है कि बांस को पतली पतली पट्टियों के आकार में चीर लिया जाता है। उसको तेज धारदार चाकू से बांस को उतार के साफ करके, उसकी गांठों को साफ करके, और उसमें चिकनापन करके कि ताकि वो हाथ में लगने पर किसी तरीके से चोट ना लगाए, चीरा ना लगे उससे। तो ऐसी स्थिति में बांस चिकना हो जाता है। फिर वो तेज धारदार चाकू से उसको लंबी लंबी पट्टियों के आकार की नाप करके काट लेते हैं, जिसको खपच्ची कह सकते हैं या पट्टियां कह सकते हैं, कि बांस की पतली पट्टियां। ये चूंकि मुलायम होती हैं और मजबूत होती हैं, जब इनको एक के ऊपर एक करके बीना जाता है तो इनकी मजबूती दुगनी हो जाती है, और इससे बनने वाली जो चीज़ होती है वो भी बिल्कुल मजबूत बनती है, क्योंकि इसकी बिनाई, पतली पट्टियों की जो बिनाई होती है, उस बिनाई को, पतली पतली पट्टियों को इस तरह क्रमानुसार करके बीन लिया जाता है। तो ये घनी बिनाई हो जाती है, और घनी बिनाई से इसमें मजबूती आ जाती है और आसान भी हो जाता है बनाना पतली पट्टियों के आधार पे, क्योंकि बांस बहुत कड़ा होता है। आसानी से हाथ से उसको तोड़ा फाड़ा या काटा नहीं जा सकता। उसको काटने के लिए तेज धारदार चाकू की आवश्यकता होती है। तो हमें अगर उससे कोई भी चीज़ बनानी है, टोकरी बनानी है, पट्टियाँ काटनी है चटाई बनाने के लिए, या टोपी बनाने के लिए, या जकाई जाल बनाने के लिए, तो हमें उस बांस को पहले पतली पतली खपच्चियों के आकार में काटना पड़ेगा। जब हम उसे खपच्चियों के आकार में काट लेंगे, फिर उसे वो मुलायम हो जाएगा, वो आसानी से मुड़ने लगेगा, तो हम उसे किसी भी चीज़ के साथ जोड़कर, कोई भी आकार देकर, चाहे टोपी का आकार देकर, चाहे घोंसले के तरह आकार देकर डलिया बनाना, कई आकार से उसकी उपयोगिता। और जैसे जैसे उससे चीज़ें बनने लगी, वैसे वैसे ही लोगों के दिमाग में और चीज़ें बनाने के जो तरीके थे वो पनपने लगे।
तो धीरे धीरे ये एक व्यापार बन गया, बांस की चीज़ों से बनने वाली चीज़ों का एक व्यापार चल निकला। और इनके पास जब खेती के काम नहीं होते थे तो उस खेती के काम न होने के समय में इनके पास एकमात्र बांस ही अर्थोपार्जन का साधन हो जाता था। ये बांस को काट कर घरों में बैठकर इनकी चीज़ें बनाते थे और धीरे धीरे फिर वो उसके लिए बाजार मिलने लगा, लोगों के द्वारा पसंद किए जाने लगा। साथ ही साथ विभिन्न रंगों में इसको रंग करके खपच्चियों को तब बनाने लगे तो उसका सौंदर्य भी बढ़ गया और उपयोगिता भी बढ़ गई। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है पढ़ा दी कि बांस की उपयोगिता को बताते हुए, जकाई जाल के बारे में बताते हुए, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा हिस्सा इसका शेष बचा है, पाठ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। मैं अगले वाले वीडियो में इस पाठ को पूरा करूंगी, साथ ही आपको भाषा के कुछ प्रश्न भी कराऊंगी जो इसमें दिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अंश आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।